क्लास में हमने करा था प्रोफेज का पैकेटिंग स्टेज. फाइन. आफ्टर पैकेटिंग स्टेज we'll see the another stages. सुन पा रहे आवाज मेरा? सर बहुत कम आवाज आ हाँ, रही है. अब सही है? यस सर. ओके फाइन. सो लेप्टोटिन खत्म हो गया था, जाइगोटिन खत्म हो गया, पैकेटिन भी खत्म हो गया था. फाइन. पैकेटिन में हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. फाइन. नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, फोर्थ स्टेज होगा, दैट इज डिप्लोटीन. डिप्लोटिन. ठीक है, डिप्लोटिन. सो बेसिकली होता क्या है इस स्टेज में? सी, जो क्रॉसिंग ओवर हो रखा था ना क्रोमेटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था, अब वो क्रॉसिंग ओवर हटने वाला है यहाँ से, है ना? ओके, सिनॉप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था दोनों के बीच में, अब वो हटना शुरू हो जाएगा यहाँ से. फाइन. सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बना हुआ था. फाइन, इस तरीके से बना हुआ था. अब क्या होगा, सिनॉप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे. फाइन. अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस होना है अभी. फाइन. तो सिनॉप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. फाइन. बट सम अमाउंट ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज लेफ्ट ओवर, है ना, जिसको हम लोग कियाज्माटा कहते हैं. फाइन. ये वो रीजन है जहां पे सही मायने में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर सही मायने में जहां पे हुआ है, वहां पे अभी सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स 100% डिग्रेड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. फाइन. इस तरीके से स्ट्रक्चर यदि देखना चाहे तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे अंडर माइक्रोस्कोप. है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे सही में एक्सचेंज हो रखा है और अभी भी अटैचमेंट हो रखी है, इसको हम लोग कहेंगे कियाज्माटा. ठीक है, कियाज्माटा. चलिए इसके बारे में कुछ वर्णन कर दे रहे हैं. डिप्लोटिन स्टेज में in this step the synaptomimal complex degraded degrades except at the region, at that region where the actual crossing over has occurred. फाइन. सही मायने में जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड नहीं होगा. और इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर जगह को क्या कहेंगे, एंड दिस पर्टिकुलर point is called chiasmata. ये आई होना, ठीक ना, कियाज्माटा. सो कियाज्माटा से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस में भी आता है. कियाज्माटा क्या है? सो द कियाज्माटा इज द पॉइंट ऑफ दैट एरिया, ठीक ना,
where the synoptimal complex has not yet to degrade it. Fine. The last stage of process 1 is the dikinesis. सर क्यास्माटा कभी डिग्रेड नहीं होता है? होगा, क्यास्माटा डिग्रेड होगा, अभी अगले स्टेज में बताएंगे। क्यास्माटा खत्म हो जाना, हाँ होगा, अगले स्टेज में बताएंगे। डाइकाइनेसिस, व्हाट हैपन इन केस ऑफ डाइकाइनेसिस, दिस होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो देख पा रहे हो ना होमोलोगस क्रोमोसोम, ये 100% अब सेपरेट हो जाएगा, इवन द क्यास्माटा इज लॉस्ट। फाइन। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन क्रोमोसोम और दिस इज अनदर क्रोमोसोम, है ना। तो यहाँ पे आपका क्यास्माटा बना हुआ था। फाइन, ये था हमारा क्यास्माटा। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस, ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये नीचे की ओर चला जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे कि आप फिंगर रिंग, एक फिंगर रिंग और दूसरा फिंगर रिंग को आप रखे एक दूसरे के ऊपर और एक्स शेप बनाइए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक फिंगर आपका नीचे चला जाएगा, दूसरा ऊपर आएगा और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, दोनों क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का टर्मिनलाइजेशन होगा। टर्मिनलाइजेशन मींस दोनों के टिप आपस में आके मिलेंगे। फाइन, दोनों के टिप आपस में आके मिलेंगे। जैसे कि मैं अभी, कैमरा नहीं है इसमें, ओके 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 ओके, ठीक है। जैसे कि आप पेंसिल पकड़ो, दो पेंसिल पकड़ो, फाइन, और दोनों पेंसिल से आपने एक्स शेप क्रिएट कर रखा है, दो पेंसिल से आपने एक्स शेप क्रिएट कर रखा है, ये नी पोर्शन है, ये नी पोर्शन है, फाइन ना। फाइन, अब ये दोनों पेंसिल को आप आपस में लाने की कोशिश करिए, फाइन, ठीक है। और इस तरीके से आप नजदीक लाइए कि दोनों के टिप अब एक जगह पे मिल रहे हैं, इस तरीके से। फाइन, सेम चीज यहाँ पे होता है डायगोनिसिस के स्टेज में। जो क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बाय मूविंग अवे फ्रॉम द कियाज्माटा पॉइंट टू द टिप रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। कियाज्माटा जो बीच में प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे कियाज्माटा यहाँ टिप पे बनने लगा, इस तरीके से देखो, अब कियाज्माटा यहाँ पे पहुंच गया। फाइन, और अगले स्टेज में क्या हो जाएगा, ये और ये क्रोमेटिड्स अलग हो गए। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। ठीक ना, एक बार से हटते नहीं है दोनों, ठीक ना, अचानक से हटेंगे नहीं, धीरे धीरे क्रोमेटिड्स की टर्मिनलाइजेशन होती है। ना समझ में आया तो फिर से पूछो, हम बताएंगे, है ना। दो फिंगर को पकड़ो, बीच में से आप दोनों को कनेक्ट करो, एक्स शेप बनाओ, प्लस शेप बनाओ, और धीरे धीरे आप नेल्स की तरफ मूव करो। फाइन, या पेंसिल ले रखे हो तो धीरे धीरे आप दोनों पेंसिल्स की टिप को टच करने की कोशिश करें, है ना, टर्मिनलाइजेशन करके। सो इन दिस केस, in this case or stage, the terminalization of, टर्मिनल पे जाना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा, कियाज्माटा ओकस होता है, which leads to the separation of homologous, leads to the 100% separation of homologous chromosome. Fine,
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। फाइन, तो चलिए यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज द स्टेज फॉर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेज। फाइन, डिप्लोटिन है। तो चलो यहाँ पे हम प्रोफेज 1 कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका एकदम डिसअपियर हो रखा है। फाइन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रखा है। सेंट्रियोल्स जो है ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुका है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगा है। फाइन, स्पिंडल फाइबर बनने लगे हैं यहाँ पे। फाइन, और ये देखो सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से कंडेंस्ड होके इधर कहीं कहीं घूम रहे हैं लोग, ठीक ना। इस तरीके से पेयरिंग आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके से पेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। फाइन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, सारे चीज डिसअपियर हो रखे हैं यहाँ से। फाइन, यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। फाइन, होमोलोगस क्रोमोसोम। फाइन, शैल आई मूव फॉरवर्ड या कुछ पूछना है आप लोग को? हेलो, कुछ पूछना चाह रहे हो यहाँ से या मैं आगे बढ़ूं? हेलो। सर ये क्रोमोसोम्स कहीं भी ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं? हाँ, अभी फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट अलाइन एट एनी प्लेन नाउ, ठीक है। दे सिंपली फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म नाउ, ठीक ना। वो वाला स्टेज अभी नहीं आया जहाँ पे ये लोग अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। जहाँ पे देखोगे ये दो का पेयर बना हुआ रहेगा, है ना। इस तरीके से दो का पेयर घूमता रहता है। फाइन, चले मूव। प्रोफेज 1 खत्म हो गया यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज में। सर डाइकाइनेसिस है ना? हाँ, डाइकाइनेसिस। अच्छा हाँ, डिप्लोटिन लिखा है यहाँ पे। फाइन फाइन, डाइकाइनेसिस। फाइन, डाइकाइनेसिस ही लिखा है ना जी यहाँ पे, यस डाइकाइनेसिस। फाइन, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे बनेंगे। चलिए अगला स्टेज बना रहे हैं हम आफ्टर प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद यहाँ पे लाई करेगा मेटाफेज। मेटाफेज। मेटाफेज 1, ठीक है। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज ये वो स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स की कांग्रेशन होती है, ठीक है। दे गेट टुगेदर एट प्लेस। सो यहाँ पे भी यही होता है, सारे क्रोमोसोम्स, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। और ऐसे देखने में लगेगा कि यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट अलाइन हो रखे हैं, बन रखे हैं, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के आसपास ही रहता है। फाइन, ओके। चलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं मैं, ऑल homologous chromosome are aligned at the equatorial plate,
ठीक है, looks like metaphase one has two equatorial plate parallel plate ना, ऐसा लगता है देखने में। हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे। ठीक है, हियर आई एम मेकिंग द डायग्राम। दिस डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या है? सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। फाइन, लेट मी मेक द क्रोमोसोम फर्स्ट। ये रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है। फाइन, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, फाइन, इस तरीके से क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। ऐसे देखने में लगेगा कि यहाँ पे ऑल टुगेदर दो पैरेलल लाइन क्रिएट हो रहे हैं। सटे हुए नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। फाइन, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ऐसे आपको ऑल टुगेदर हाउ मेनी पेयर यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इन केस ऑफ ओवा। ओवा के केस में 23। 23 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइन, नाउ स्पिंडल फाइबर्स हम बनाने वाले हैं, अभी ध्यान से देखेंगे। स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से रहेगा। फाइन, so can you tell me how many spindle fibers will be there at one pole? How many? 23। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर 23 होंगे। नॉन क्रोमोसोमल उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फाइन, इसको हम लोग क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। वेरी गुड, इट इज 23। फाइन, 23 रहेंगे। ये समझ में आया स्ट्रक्चर? कम ऑन गाइस, टेल मी, समझ में आया ये वाला स्ट्रक्चर? ये देखो, यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रखा है, रिकम्बिनेशन हो रखा है। रिकम्बिनेशन में दर्शा रहा हूँ इस तरीके से रंग के। ठीक है, मोजाइक कलर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को लगे यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ है। फाइन, फाइन, समझ में आया? ओके, यस। ओके, चलिए। मैं कहा ये एक इक्वेटोरियल प्लेट, ये दूसरा इक्वेटोरियल प्लेट, देखने से लग रहा है, लेकिन किसी भी किताब में दो इक्वेटोरियल प्लेट मेंशन नहीं है। सिंपली आप लोग बोलेंगे द क्रोमोसोम्स आर अलाइन वन अबव अनदर ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। फाइन, ये शब्द यूज करेंगे आप लोग। सो लेट मी मेंशन द इन टर्म्स वर्ड्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। Congregation, the congregation of homologous chromosome
ठीक है, द कांग्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर्स, कांग्रेशन होता है where one homologous chromosome is aligned over the chromosome of one LIGN over the chromosome of other homologous chromosome another. ठीक है, फाइन। जहाँ पे ये इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, फाइन। फाइन, ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, नाउ ये हो गया मेटाफेज 1। आफ्टर मेटाफेज लाइज एनाफेज 1। फाइन, let's see what happening in the what is going on in एनाफेज 1। ठीक है, एनाफेज 1 में क्या होना है, ये क्रोमोसोम्स अपार्ट मूव करने लगेंगे। ये जो क्रोमोसोम जो अलाइन हो रखे हैं ना, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। ठीक है, दे विल स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ऑपोजिट पोल्स। फाइन, the chromosomes, the homologous chromosome starts moving apart, starts moving apart। फाइन, चलिए जैसे कि ये एक क्रोमोसोम हो गया, फाइन, इसके नीचे दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम लाई कर रहा था। ओके, एंड दिस kinetochore was attached by spindle fiber। फाइन, इसको कोई खींच रहा है यहां से। फाइन, यहाँ पे एक प्रकार का पुल फोर्स, ठीक है, पुल फोर्स जनरेट हो रखा है। दैट पुल फोर्स इज बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर, है ना, इसको यहाँ से खींचा जा रहा है। फाइन, इसको यहाँ से खींचा जा रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा माइटोसिस रिकॉल करेंगे। माइटोसिस के केस में क्या हो रहा था, माइटोसिस के केस में इस तरीके का हमने क्रोमोसोम बनाया था, है ना, और ये टूट जा रहा था इस तरीके से, इसको इस तरीके से टूट रहा था, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंट्राजोनल फाइबर्स बन रहे थे। इधर से भी कोई खींच रहा था इनको, और ये भी धक्का दे रहा था, ये भी धक्का दे रहा था। फाइन, सो इट वाज द केस ऑफ, इट वाज द केस ऑफ व्हाट, माइटोसिस, है ना। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजोनल फाइबर, यहाँ पे कोई इंट्राजोनल फाइबर नहीं रहना है। फाइन, सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स ही इसको खींचेंगे और अपोजिट पोल्स तक पहुंचाएंगे। कोई डाउट? No, sir. फाइन, यस, लेट मी मेंशन हियर, only pull force is present in moving the chromosome apart। फाइन, ओके, चलिए यहाँ पे आइए। फाइन, दिस सेल वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय 2n। 2n कहने का मतलब एक n ये है, दूसरा n ये है। फाइन, फाइन, कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम हियर, दिस इज n, दिस इज n, है ना।
ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, 2n है। नाउ दिस 2n आर गेटिंग सेपरेटेड हियर, है ना। तो ये वही स्टेज है जहां पे 2n कन्वर्ट हो रहा है n में और n में। समझ में आया। एनफ फेज ही स्टेज है जहां से 2n स्प्लिट हो जाएगा, 2n स्प्लिट हो जाएगा किस में, सिंगल एन में और सिंगल एन में। समझ में आया। यस सर। फाइन फाइन। वन ओ एन एल भाई ना, only pull force is present in moving the chromosome apart, no intrazonal, no intrazonal fiber is present। फाइन, कोई इंट्राजोनल फाइबर इसमें प्रेजेंट नहीं रहना है। कोई डाउट। सर इसमें क्यों नहीं होता है इंटरजोनल फाइबर? हाँ, इंट्राजोनल फाइबर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही है ना जी, ठीक ना। वन मोर थिंग हियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इज ऑकरिंग, है ना। जहां से सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है ना, उसी जगह से इंट्राजोनल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। फाइन, यस सर। इंटरेस्टिंग ना। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। और कुछ छूट रहा है इसमें, यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। फाइन, नो इंटरजोनल फाइबर, एक ही फोर्स है इसके बीच में। फाइन फाइन। हाँ, दिस इज द स्टेज, दिस इज द स्टेज वेयर 2n न्यूक्लियस और 2n genetic material is converting into haploid। ठीक है, क्रोमोसोम। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। ये हो गया एनाफेज। ठीक है, बाय द एंड ऑफ एनाफेज ये क्रोमोसोम पहुंच चुके हुए रहते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। फाइन, नेक्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वन। टेलोफेज वन, इसमें मैंने वन मेंशन किया है कि नहीं किया। ठीक है, टेलोफेज वन में क्या होगा, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, डिकंडेंस हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रखा है। ठीक है, सारा चीज ऑपोजिट होना है प्रोफेज वन का। प्रोफेज वन नहीं बोलेंगे, प्रोफेज बोलेंगे सिंपली। एट दिस पॉइंट chromosomes has reached has reached the opposite pole and has also
डिकंडेंस्ड, ठीक है, डिकंडेंस भी हो रखा है ये। फाइन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यू आवाज नहीं आ रहा।
ओके, हेलो हेलो आदित्य, हेलो, यस सर। सुन पा यस रहे? सर। ओके ठीक। यार करंट चला गया था यहाँ पे, इसलिए नेटवर्क चला गया था, ठीक ना। अभी आया। कहाँ तक सुने हो तुम लोग? हमको तो पता भी नहीं था नेटवर्क चला गया। सर आगे बोले। सर टेलोफेज का इम्पोर्टेंस डिस्कस करें। इसको क्या करूँ यार? ओके, स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? हेलो। यस ओके सर। फाइन फाइन फाइन, टेलोफेज यहाँ तक ठीक है। इस पॉइंट पे टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल्स सारे रीअपियर होने लगेंगे। फाइन। साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम फर्दर बताएंगे आगे, कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम बताएंगे इसके बारे में। फाइन। अभी क्या होना है, यहाँ पे इंटरफेज एग्जिस्ट करेगा छोटे समय के लिए, ठीक ना। बहुत ही छोटे समय के लिए इंटरफेस एग्जिस्ट करेगा, जिसमें कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। फाइन। स्पिंडल फाइबर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, सेंट्रियोल्स की सिंथेसिस होनी है। फाइन। इसके अलावा और दूसरे चीजों का सिंथेसिस नहीं होना है। कोई एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस नहीं होना है, कोई डीएनए की सिंथेसिस नहीं होनी है। फाइन। चलिए, आफ्टर meiosis 1, a small intermediate or small interface, not intermediate बोलेंगे, INTRPHASA, small interface exist, which is also known as, इंटरकाइनेसिस। हाँ क्या बोलेंगे उसको, which is इंटरकाइनेसिस। also known as, हाँ interkinesis और इंट्रामाइटोटिक इंटरफेस। हाँ इंट्रामाइटोटिक, वेरी गुड, इंट्रामाइटोटिक इंटरफेस, यही बोलेंगे ना जी, वेरी गुड, है ना। इंट्रामाइटोटिक इंटरफेस। Let me say what are the things which are formed here. Here some proteins are synthesized, and the most important, component, that is centrioles, gets doubled, है ना। सेंट्रियल की डिवीजन होती है, ओके। सेंट्रियल की डबलिंग होनी है। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेल था मियोसिस 1 के बाद। फाइन। यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस बना हुआ है। फाइन। यहाँ पे एक सेंट्रियोल है और यहाँ पे दूसरा सेंट्रियोल है। फाइन। अब इस न्यूक्लियस को भी डिवाइड होके दो बनना है जी, तो जब इसको डिवीजन करना है ना, तो सेंट्रियोल भी तो दो बनेगा, तब तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करेगा। फाइन। तो इसीलिए सेंट्रियोल्स की डबलिंग होती है इंट्रामाइटोटिक इंटरफेस में। माइटोटिक लिखे यहाँ पे, मियोटिक होगा ना जी, इंट्रामियोटिक, MEIOTIC, इंट्रामियोटिक। इंट्रामियोटिक इंटरफेस। फाइन।
से लिखना पड़ेगा। अरे यार लोचा। हाँ, इंट्रामियोटिक इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 ऑलरेडी हम प्रोसीड कर चुके हैं जब मियोसिस मियोसिस 2 का जरूरत ही क्या था? मियोसिस 1 में ही तो हो गया जो होना था। अभी क्रोमोसोम्स का अमाउंट ज्यादा है, ठीक ना, उसको और आधा करना बाकी है अभी। अमाउंट ज्यादा है, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, अमाउंट अभी भी ज्यादा है, उसको अभी हाफ करना बाकी है ना, इसलिए मियोसिस 2 की जरूरत पड़ी है। सो मियोसिस 2 में पहला स्टेज देखते हैं हम लोग, प्रोफेज 1। सॉरी प्रोफेज 1 नहीं, प्रोफेज 2। दिस मियोसिस 2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे नोट कर लेंगे, meiosis 2 is equivalent to meiosis mitotic division। ठीक है, meiosis 2 बराबर है माइटोटिक डिवीजन के। सो प्रोफेज 2 में क्या क्या होना है, वही चीज जो नॉर्मल प्रोफेज में होता है। क्या क्या? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स। फाइन, क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। अपीयर हो जाएगा। फाइन, क्रोमेटिन फाइबर क्या होने लगेंगे? कंडेंस। हाँ, फाइबर्स कंडेंस होने लगेंगे, कंडेंस्ड हो जाएगा। फाइन, कैन बी सीन इन लाइट माइक्रोस्कोप, देख सकते हैं हम इसको, कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। हम इसको देख पाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, चलो। सेंट्रियोल has reached ऑपोजिट पोल्स। opposite pole and spindle fiber starts growing। स्पिंडल फाइबर की ग्रोथ हो गई है। यहाँ पे डायग्राम में बना रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे जरा किस तरीके से। ये एक बड़ा सा सेल है। फाइन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जो डिसअपियर हो गया है। फाइन। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल था जो कि 2 में डिवाइड हो चुका है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। फाइन, और इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होने लगे हैं। फाइन, सेम फिनोमिनन यहाँ पे भी होना है कि एक सेंट्रियोल आएगा यहाँ मूव करके, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ आएगा और क्रोमोसोम अच्छे से यहाँ पे कंडेंस हो चुके हैं, तो रैंडमली प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम थोड़ा कम कर दे रहे हैं, है ना। ये रहा। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल, कंडेंसेशन ऑफ, दोनों जगह होना है सेम थिंग।
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। फाइन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज 2, फाइन। मेटाफेज 2 में क्या होना है, सारे क्रोमोसोम्स कांग्रेशन, क्रोमोसोम्स का कांग्रेशन होना है, मींस ऑल द क्रोमोसोम विल अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। सो देखो, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पर। फाइन, ओके। सो देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन हो रहा है एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, फाइन, क्रोमोसोम नंबर 3। ओके, इसी तरीके से ये एक सेल का है, ठीक ना। फाइन, ये ऊपर वाला रीजन में ऐसा होगा, नीचे वाला रीजन में भी यही होना है। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी द क्रोमोसोम नंबर 3, इस तरीके से। फाइन, और क्या होना है, स्पिंडल फाइबर, ध्यान देंगे, स्पिंडल फाइबर की ग्रोथ हो रखी है और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो रखे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ये हो जाएंगे नॉन क्रोमेटिन स्पिंडल फाइबर, जो बाहर बाहर से छू के निकल जा रहे हैं, किसी क्रोमोसोम से अलाइन नहीं किए हुए हैं, है ना, इस तरीके से। नॉन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे ये सब। फाइन, इस तरीके से समझ में आया। फाइन, दिस इज मेटाफेज 2, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए हैं। फाइन, नाउ लेट मी मेंशन समथिंग हियर। All chromosome are aligned at, ये हाइपोथेटिकल लाइन हम बना रखे हैं जी, ऐसा कुछ लाइन होता नहीं है ना। अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। फाइन, ये हो गया मेटाफेज 2। अच्छा, कैन यू टेल मी यहाँ पे कितने क्रोमोसोम अलाइन हो रखे हैं, कितने क्रोमोसोम अलाइन हो रखे हैं यहाँ पे, हाउ मच, 23 23 पेयर्स या 46, हाउ मच, 1 2 और 3, आंसर क्या होगा, 23 23, only 23 क्रोमोसोम साइज अलाइन हियर, सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम अलाइन हो रखा है यहाँ पे। only 23 chromosome plus 23 chromosome are aligned at plate। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। फाइन, ये हो गया मेटाफेज 2। आफ्टर मेटाफेज 2 लाइज द एनाफेज 2। ठीक है, तो एनाफेज 2 में क्या होगा, एक सेल, एक मैं ये बना रहा हूँ एक सेल के लिए, ये दूसरा सेल के लिए बना रहा हूँ। फाइन, इस तरीके से। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इन एनाफेज 2, यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होनी है, जिसके चलते इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे देखेंगे। फाइन, और इन दोनों के बीच में इंट्राजोनल फाइबर बनना है और दोनों डायरेक्शन से स्पिंडल फाइबर इसको खींचना है। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस ऑल्सो। ये मेटाफेज स्टेज का है,
ये मेटाफेज स्टेज का है, फाइन, जिसपे स्पिनल फाइबर अटैच हो रखे हैं, है ना। खींचेगा इसको, जिसके चलते यहाँ से टूट जाना है, सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा, स्प्लिट हो जाएगा सेंट्रोमियर के, और इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन होना है इंट्राजोनल फाइबर, इस तरीके से, फाइन, इस तरीके से स्ट्रक्चर होना है। क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल क्रोमेटिड। ध्यान देंगे, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में रहता है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये डबलिंग होगा, इसकी रिप्लिकेशन होगी, कॉपी होगा, सो इट कन्वर्ट्स इनटू, कॉपी के बाद ये इस तरीके का शेप एक्वायर करता है ना। नॉर्मल कंडीशन में जब सेल डिवीजन नहीं होता है, उस दौरान हमारे सेल्स के पास न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोम का, है ना, विच हैज ओनली 1 क्रोमेटिड। लेकिन जब रिप्लिकेशन होगा, कॉपी होगा, सिंथेसिस फेज लाई करेगा, then it converts into this X shape structure. फाइन। तो चलिए एनाफेज 2 में क्या हो रहा है। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स की सेंट्रियोल से स्प्लिटिंग होती है एंड सिंगल क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट। क्रोमोसोम splits from centromere and starts moving moving apart. Fine. This is the case of what? Anaphase 2, है ना। क्या होगा, two forces are responsible for making the chromosome to reach chromatid to reach poles। कौन सा जी बता सकते हो, कौन सा फोर्स जनरेट हुआ है यहाँ पे जिसके चलते क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गया। पुल फोर्स, हाँ, स्पिंडल पुल फोर्स एंड इंट्राजोनल पुश फोर्स। ये किसने जनरेट किया था, स्पिंडल फाइबर ने, फाइन। और ये फोर्स किसने जनरेट किया था, इंट्राजोनल फाइबर ने, FIBRE, ठीक है, इंट्राजोनल फाइबर ने जनरेट किया था। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे टेलोफेज 2 पे। ठीक है, टेलोफेज 2 में क्या होना है, वही सेम चीज होना है जो प्रोफेज 1 में हो रहा था। डिकंडेंस्ड हो जाना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनल्स रीअपियर्स। डिकंडेंस हो गया ना, हाँ ठीक है, ओके, इतना काफी है टेलोफेज में। नाउ टेलोफेज के बाद आना है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, फाइन। चलिए अब यहाँ पे हम 2 प्रकार का साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। वन इज spontaneous cytokinesis, another is successive cytokinesis। फाइन, spontaneous
cytokinesis and successive cytokinesis. स्पॉन्टेनियस हो या फिर सक्सेसिव हो, यदि मियोसिस 1 में इस तरीके से सेल का डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस 1 में इस तरीके का सेल का डिवीजन हुआ होगा, तो मियोसिस 2 का डिवीजन इस पाथ से होगा। ठीक है, मियोसिस 2 का डिवीजन इस पाथ से होना है। फाइंड करेक्ट, समझ में आया? विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइन, हमेशा इसी प्लेन से होना है। क्या है इसके पीछे रीजन, देख सकते हैं, देखो ठीक ना, यहाँ पे ठीक ना, इस तरीके से डिवाइड होगा ये सेल, और यहाँ पे देखो, वेट 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 वेट, हम्म यहाँ पे जो डिवीजन होगा, यहाँ पे जो डिवीजन होना है इस पाथ से होना है, इस पाथ से होना है। अब यहाँ पे डिवीजन इस पाथ से होगा। इस पाथ से होना है। फाइन, देखो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक दूसरे का। फाइन, ये पहला वाला केस था और ये दूसरा वाला केस है। चलिए, टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस बता रहा हूँ यहाँ पे। है ना, एक है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है सक्सेसिव। ठीक है, स्पॉन्टेनियस साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों हो जाना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। फाइन, उसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस। This is the kinesis occurring in cell only after the completion of क्या चीज, मियोसिस 2। फाइन, मियोसिस 2 जैसे ही खत्म होगा तब जाके ये वाला स्टेप फॉलो होना है। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मियोसिस 1 हो गया। अब क्या होगा, मियोसिस 1 है ना, ये हो गया मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या दिखेगा, इस तरीके से न्यूक्लियस दिखेंगे आपको, लेकिन सेल डिवीजन होता हुआ नजर नहीं आना है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस दिख रहा है, साइटोकाइनेसिस अभी हो नहीं रखा है। अब क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे होना है साइटोकाइनेसिस, और बिकॉज ऑफ साइटोकाइनेसिस 4 सेल्स बन जाएंगे, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। Results in the formation of 4 cells। ठीक है,
इन ठीक ना, यहाँ पे कितने बने, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। फाइन, ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस या साइमल्टेनियस, क्या लिखा हूँ, साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियस लिखे हूँ, मेक इट साइमल्टेनियस। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सक्सेसिव। सक्सेसिव नाम से पता चल रहा है, सक्सेस शब्द है इसमें कहीं ना कहीं। सक्सेसिव कहने का मतलब जैसे ही मियोसिस 1 होगा, ठीक है, तुरंत मियोसिस 2 नहीं होगा, पहले साइटोकाइनेसिस होगा, देन मियोसिस 2 होगा, तब जाके साइटोकाइनेसिस होगा। फाइन, हियर meiosis 1 is followed by cytokinesis, and in the newly formed cell, meiosis 2 occur, and forms forms 4 haploid cells after a second cytokinesis. ठीक है, ये एडवांस वाला है, सबसे ज़्यादा एडवांस यही है, इट इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप। एडवांस टाइप है ये। occurs in monocots, ठीक है, ये मोनोकॉट में होता है और ये डाइकॉट में होता है। एग्जाम्पल occurs in डाइकॉट, और हम जानते हैं डाइकॉट प्रिमिटिव है, मोनोकॉट एडवांस है। फाइन, सो यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 खत्म होता है। एक वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ मैं, उसको देखोगे आप लोग। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक ना। किस पे भेजूँ, किस पे भेजूँ, मियोसिस, टेलीग्राम पे भेजता हूँ। स्क्रीन नीचे मिला करिए ना। मिला, लिंक मिला, देखो तो। यस सर। ओके, यस सर। हाँ ठीक है, देखेंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने तरफ से, एक बार देखेंगे वीडियो, और कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछेंगे।
हेलो, यस सर। तो 2 to the power n फैक्टर नहीं समझ आया। आवाज नहीं आ रहा आपका। है ना, ये बताता है कि कितना जनरेशन चाहिए, फाइन, कितना साइकिल्स चाहिए पर्टिकुलर सेल्स को जन्म देने के लिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि 64 सेल बनाने के लिए, है ना, 64 सेल्स बनाने के लिए कितना माइटोटिक MITO जनरेशन लगेगा, कितना माइटोटिक जनरेशन लगेगा, है ना। तो इसको इस तरीके से करेंगे, 64 इज इक्वल टू 2 to the power n, फाइन। तो 64 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कितना हो गया, 2 to the power हाउ मच, 1 2 6 3 4 5 6, है ना, 6 इज इक्वल टू द पावर n, सिंपल। n इज इक्वल टू हाउ मच, 6। 6 जनरेशन में आप 64 सेल्स प्राप्त कर सकते हो, कैसे, है ना। ये रहा एक जनरेशन, दिस इज जनरेशन 1, फाइन। ये रहा दूसरा जनरेशन में कितने सेल्स आ गए, 2 सेल्स आ गए, है ना। ये रहा जनरेशन 2, फाइन। इस तरीके से आप जाओगे तीसरा जनरेशन में, फाइन। आपके पास कितने सेल्स आ गए देखो, है ना। ये हो जाएगा G3, तीसरा जनरेशन। सो 3 जनरेशन में आपने प्राप्त कर लिया 2 2 4 3 6 8 सेल्स, है ना। तो ऑल टुगेदर 64 सेल्स प्राप्त करने के लिए कितना जनरेशन चाहिए आपको, निकाल सकते हो आप यहाँ से भी, 3G into 64 is equal to XG into 8, so 3G into 64 by 8G is equal to X, कटेगा, 8 8 64, 18 का 24 हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है।
ये इक्वेशन कैसे लिखे हैं? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है। इतना लंबा चौड़ा हम लोग को जाना ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा जाना ही नहीं है हम लोग को। इसको एकदम सिंपल करना है। देखो इसको सुंदर से बनाते हैं तब पता चल जाएगा। 66 जनरेशन में 64 सेल्स बन रहे हैं कि नहीं, सुंदर से बताते हैं, दिखाते हैं। देखो ये एक सेल है, 2 सेल बनेगा इससे। है ना, इस तरीके से। तीसरा जनरेशन, 1 2 तीसरा जनरेशन, अभी हम चौथा जनरेशन यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखो कितना सेल बना, फाइन। फिर इस तरीके से चलो, इस तरीके से चलो, इस तरीके से चलो। सो देखेंगे ये कौन सा जनरेशन था, जनरेशन 1, ये था जनरेशन 2, ये था जनरेशन 3, ये था जनरेशन 4, ये था जनरेशन 5, और एक बनेगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे जनरेशन 6। कैलकुलेट करो कितना सेल्स बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 32 है ना, ये जनरेशन 5 रहा। अब एक और जनरेशन जाते हैं हम यहाँ से, तो देखो अब हो जाएगा। यस सर। है ना, ये हो जाएगा आपका जनरेशन 6। तो छठे जनरेशन में जाओगे तो आप 64 सेल्स प्राप्त कर सकते हो। सो यही था आपका टू द पावर एन। ये एक होता सिर्फ है, माइटोसिस के लिए, मियोसिस के लिए? नहीं मियोसिस के लिए नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस में एक सेल जन्म देता है 4 सेल्स को ना, है ना। और एक फॉर्मूला है n-1। n-1 कहने का मतलब हाउ मेनी माइटोसिस ऑकर्स टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल। ठीक ना, 64 सेल्स हमें बनाना है, तो 64 सेल्स बनाने के लिए कितना बार माइटोसिस होगा, कितना साइकिल माइटोसिस नहीं, कितना बार माइटोसिस होगा, है ना। तो 64 माइनस 1 दैट इज 63 टाइम्स। जैसे कि मैं बोलूंगा 5 सेल बनाने के लिए कितना माइटोसिस चाहिए, 5 सेल बनाने के लिए देखो कितना माइटोसिस हो रहा है। एक बार माइटोसिस हुआ, 2 बार माइटोसिस हुआ, 3 बार हुआ, ये 4 बार माइटोसिस हुआ। कितने सेल्स बन गए अपने पास, 1 2 3 4 5। कितने माइटोसिस हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, 5 सेल बनाना था हमें, कितना माइटोसिस चाहिए, 5 - 1 दैट इज 4 माइटोसिस। दिख रहा है,
एक माइटोसिस, दो माइटोसिस, तीन माइटोसिस, चार माइटोसिस। ठीक है ज्योत्सना? यस सर। ओके हाँ, मियोसिस के केस में आता है यदि 100 सेल्स बनाने हैं, 100 सेल्स बनाने हैं तो कितना बार मियोसिस होगा? 25। ठीक ना? सो इसका फॉर्मूला दिया गया है n/4। n 100 है, कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। बिकॉज हियर वन सेल गिव राइज टू हाउ मेनी सेल्स? 4 सेल्स ना, इसलिए बताएंगे। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ये फॉर्मूला बताएंगे, अगले दिन लिखवा देंगे क्लास में। ठीक ना? अभी टाइप ऑफ माइटोसिस भी बताना है, ए माइटोसिस भी बताना है, कुछ सिग्निफिकेंस बताना है मियोसिस का। फाइन, सो ये सब चीज हम डील करेंगे अगले क्लास में। फाइन फाइन, कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ। इसको मैं भिजवाता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ज्योत्सना, आपने काम करा? हाँ सर, हो गया है? आज हम आपको स्केच भेज देंगे, हम रात में आज इसको ठीक ठाक फाइन कर फाइन 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 देंगे आते वाले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कब चाहिए आपको? टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, यदि कल शाम ओके तक भी सर। कर पाओ तो। फाइन। आपको पोस्टर ले जाना है हाँ हमें ले जाना है, हमें गांव ले जाना है। तो आप तो लेने आएंगे ना फिर? आई विल कम, डोंट वरी। ओके सर।